गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ट्रेडिशनल मेडिसिन। आपके जो है गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस को जो है एड्रेस करते हुए उन्होंने बोला है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसके पूरी एडवांटेज लेनी चाहिए हमें। तो अब हम इस ट्रेडिशनल मेडिसिन के टॉपिक को देखते हैं। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हैं वो डाइवर्स रेंज ऑफ हेल्थ और हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं जो इंडिजिनस पीपल यूज़ करते हैं, चाहे वो प्लांट्स से यूज़ करें, एनिमल से, या इवन स्पिरिचुअलिटी का भी यूज़ किया जाता है जो है हीलिंग के लिए। तो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल साइंसेज हैं वर्ल्ड में। और इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर बहुत सी ऐसी जो हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। लगभग 8,000 हर्बल रेमेडीज़ जो हैं वो इवन आयुष सिस्टम्स में कोडिफाई ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो आयुर्वेदी, यूनानी, सिद्ध और जो है आपके फोक जो है मेडिसिन्स वो अभी भी जो है इंडिजिनस लोग जो हैं वो अभी भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मार्केट साइज़ अगर हम देखें तो 2019 में 56.6 मिलियन जो इसका मार्केट साइज़ है वो बढ़कर कहा जा रहा है 188.6 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा 2030 तक। और लगभग 539 मिलियन का लगभग एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया से हुआ है इसका 2021 में। और लगभग 40,000 MSMEs जो हैं वो इस आयुष सेक्टर में अभी तक काम कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही है। जैसे आपको याद होगा कि 2014 में यूनियन गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर मिनिस्ट्री ही बना दी थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन और ट्रीटमेंट को जो है वो डेडिकेट करने के लिए। फिर उसके बाद नेशनल आयुष मिशन जो है वो लॉन्च किया गया 12th प्लान के टाइम पर, जिसमें कि क्वालिटी कंट्रोल्स जो हैं आपके आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी ड्रग्स के ऊपर जो है वो फैसिलिटेट किए गए। फिर उनके रॉ मटेरियल जो है वो ठीक टाइम पर सस्टेनेबली जो है वो अवेलेबल रहें, वो इंश्योर करने के लिए मिशन जो है वो काम करता है। फिर जो है रिसेंटली भी है जो है आयुष आहार भी जो है वो FSSAI ने लॉन्च किया, जिसमें हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है प्रोड्यूसर्स को जो है हेल्प किया जाता है। अब आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी लाया गया ताकि एक्सपोर्ट्स किए जा सकें, फॉरेन मार्केट्स को ढूंढा जा सके आयुष प्रोडक्ट्स की। फिर आयुष पार्क्स बनाए गए ताकि जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए इसी पर्पज़ के लिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी जो है वो नहीं, ये इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है वो जगह जगह पर बनाए हैं। इवन अगर हम ग्लोबल लेवल पर भी देखें तो इंडिया ने कोलैबोरेट करके WHO के साथ जामनगर में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी जो है इस्टेब्लिश करवाया, ताकि WHO के एफर्ट जो हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी के मुताबिक उसको जो है वो बूस्ट मिल सके। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं WTO डिस्प्यूट रिड्रेसल। इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक दिक्कत थी US के साथ, जिसको लेकर चाइना, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और टर्की जो है वो WTO में चले गए थे डिस्प्यूट पैनल में। तो अब वो दिक्कत क्या थी कि US ने 2018 में कुछ कस्टम ड्यूटी लगाई थी स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स की, और उसको कहा जा रहा है कि बहुत इन कंट्रीज़ द्वारा कि वो आपके WTO के नॉर्म्स के अगेंस्ट थी। तो 2018 में US ने 25% और 10% के आसपास जो है इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई थी स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पे, ये बोलते हुए कि ये नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे किया जा रहा है। ऑफ कोर्स इंडिया के को भी दिक्कत हुई थी इससे। इंडिया भी ने भी जो है रिटेलिएशन में कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज़ किया था अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर। लेकिन इंडिया ने बायलैटरल कंसल्टेशन जो है प्रेफरेंस दिया रादर देन WTO में कंप्लेंट करने का। अब ऑफ कोर्स ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा जो है बाकी कंट्रीज़ चाइना, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और टर्की, ये तो इसको WTO में ले गए। ठीक है, अब जब WTO की रूलिंग आई है तो ऑफ कोर्स ये रूलिंग जब इन्फोर्स की जाएगी तो उससे फ़ायदा इंडिया को भी होगा। बट इंडिया ने इसको WTO में जो है वो नहीं खींचा, रादर इंडिया जो है वो इसको बायलैटरल लेवल पर ही डिस्कस करता रहा। तो WTO की रूलिंग ये कह रही है कि हमें तो कोई एविडेंस नहीं मिल रहा कि कोई ऐसी वॉर या इमरजेंसी सिचुएशन थी उस समय पर इंटरनेशनल रिलेशंस पे कि US को ऐसे ही ड्यूटीज़ लगानी पड़ी। तो इसलिए ऑफ कोर्स इंडिया के लिए भी यही फ़ायदा हो गया है कि इंडिया को WTO में जाना भी नहीं पड़ा, और इंडिया का जो है केस भी ऑफ कोर्स स्ट्रेंथन हो गया है क्योंकि WTO की रूलिंग आ गई है। तो एनीवेज अब हम देखते हैं WTO है क्या। 1995 में इसको बनाया गया, गैट को रिप्लेस किया इसने, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स को। इंडिया इसको मेंबर, गैट का मेंबर 1948 से ही रहा है। और अगर हम देखें तो WTO जो है
उसका सबसे लेटेस्ट मेंबर जो है वो अफ़गानिस्तान है, जिसने 2016 में इसको जॉइन किया है। स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ देखें तो जनरल काउंसिल में मतलब सारी मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं, जैसे आपका जनरल असेंबली है यूएन का। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है वो आपकी जनरल काउंसिल का ही पार्ट है, और ये आपके ट्रेड डिस्प्यूट जो है मेंबर स्टेट्स में उसको रिजॉल्व कराने का काम करता है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बोर्ड जो है वो भी ऑफ कोर्स जनरल काउंसिल का ही पार्ट है, लेकिन ये ट्रेड पॉलिसीज़ जो है मेंबर स्टेट्स की वो क्या डब्ल्यूटीओ कंप्लाइंट हैं ये देखने का काम करता है। और अगर डब्ल्यूटीओ को जो है अगर कोई भी मेंबर कंट्री अपने लॉज में चेंज करती है या ट्रेड पॉलिसी में चेंज करती है तो उनको ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बोर्ड को बॉडी को टाइम टू टाइम बताना पड़ता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं निर्भया फंड, आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उन्होंने बोला है कि हमने निर्भया फंड का इस्तेमाल करते हुए 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कंट्री में एस्टैब्लिश किए हैं। निर्भया फंड जो है आपका 2013 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एस्टैब्लिश किया था, एक नॉन लैप्सेबल फंड है। अब अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देखें तो इस मिनिस्ट्री ने निर्भया फंड का इस्तेमाल करते हुए 3 मेजर स्कीम्स निकाली हैं। पहली है वन स्टॉप सेंटर स्कीम, जिसको हम सखी सेंटर्स भी कहते हैं। 2015 से चल रहे हैं ये सेंटर जो हैं, विमेन जो अफेक्टेड बाय वायलेंस हैं उनको हेल्प देते हैं, जैसे फर्स्ट एड देना, मेडिकल एड देना, पुलिस असिस्टेंस देना, लीगल एड देना, काउंसलिंग सपोर्ट देना। ऐसे ही विमेन हेल्पलाइन भी है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के साथ मिलकर जो है इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो वन स्टॉप सेंटर्स हैं ऊपर सखी सेंटर्स, उन सबको लिंक करता है ताकि विमेन को कॉन्टैक्ट करने में इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस जो है आसानी हो सके। फिर महिला पुलिस वॉलंटियर्स भी जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें कि पुलिस और कम्युनिटी के बीच में लिंक का काम करते हैं ये जो महिला पुलिस वॉलंटियर्स और विमेन जो डिस्ट्रेस में उनको हेल्प करते हैं। अगर हम स्टेट्स वाइज देखें तो सबसे पहले हरियाणा ने स्कीम को लॉन्च किया 2016 में, जो जिसकी वजह से वो फर्स्ट स्टेट बनी महिला पुलिस वॉलंटियर्स जो है वो लॉन्च करने वाली। बाकी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स ने निर्भया फंड का इस्तेमाल करते हुए क्या स्कीम्स लॉन्च किए हैं, तो अगर हम देखें तो इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट सिस्टम, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने इसको लॉन्च किया ताकि राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी दी जा सके विमेन पैसेंजर्स को। सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है लॉन्च किया ताकि स्टेट्स और यूटीज़ को फ़ंड दिया जा सके ताकि विक्टिम्स को और उनके डिपेंडेंट्स को जो है कंपनसेशन मिल सके, जिनको विमेन रिलेटेड क्राइम्स के ऊपर की वजह से जो है वो सहना पड़ा है। सो अगर नेक्स्ट है आपका इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, ये भी आपके होम मिनिस्ट्री का ही है, और इसमें कंप्यूटर एडेड इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जो है बनाया गया है ताकि डिस्ट्रेस कॉल्स को जो है इंश्योर किया जा सके कि उनको स्पीडी जो है वो रिड्रेसल उनकी जो है डिस्ट्रेस पर्सनस को मिल सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपके इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली गोवा में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा में जो है वो उसका फर्स्ट फेज़ जो है वो इनाग्रेट किया है नॉर्थ गोवा में। ये जो है एयरपोर्ट गोवा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर बनाया जा रहा है। ये गोवा का सेकेंड एयरपोर्ट होगा। दाबोली एयरपोर्ट जो है साउथ गोवा का वो फर्स्ट एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट को जो है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाया गया है। बेसिकली सोलर पावर प्लांट यूज़ किया गया है, ग्रीन बिल्डिंग्स यूज़ किए गए हैं, एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो बेसिकली ये सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एशियान कंसेंसस, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया और बाकी कंट्रीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि एशियान की जो पॉलिसी जो है म्यांमार पर है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए रादर दैन टेकिंग अ डिफरेंट पाथ। तो एशियान ने 5 पॉइंट कंसेंसस दिया है म्यांमार के ऊपर। तो उन्होंने बोला पहले तो आपको वायलेंस ख़त्म करना है म्यांमार में, दूसरा रिस्ट्रेंट दिखाना है हर पार्टी को, डायलॉग करना है, एक स्पेशल इन्वॉय होगा एशियान का जो कि मीडिएशन करेगा डायलॉग प्रोसेस के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी दी जाएगी, और एक स्पेशल इन्वॉय जो है एशियान का वो टाइम टू टाइम जो है म्यांमार में विज़िट करता रहेगा और वो सारी पार्टी से बात करेगा। एशियान आपको याद होगा बैंकॉक डिक्लेरेशन से 1967 में बनाया गया है ना। फाउंडिंग मेंबर्स इसके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड रहे हैं। लगभग 10 मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो इस टाइम पर एशियान के मेंबर्स हैं। ऑफ कोर्स म्यांमार भी इसका मेंबर है। इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल, सोशो कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए इसको आपस में कंट्रीज़ के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयर।
तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जी जो है, उन्होंने स्टैचू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यन भारतीय जो हैं उनका लॉन्च किया है, ऑफ कोर्स स्टैचू, रेनोवेटेड स्टैचू, बनारस में वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। और ये एक तमिल पोएट, राइटर और जर्नलिस्ट थे। इनको टाइटल भारती का मिला था क्योंकि इन्होंने इनकी पोएट्री के लिए विमेन इमेंसिपेशन, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम करते थे, कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे। इनको सिस्टर निवेदिता जो थी, जो आपके याद होगा आपको विवेकानंद जी के भी साथ थी, वो अ, उन्होंने जो है इंस्पायर किया था कि वो प्रिविलेजेस ऑफ वुमेन को जो है रिकॉग्नाइज करें। 1907 में इन्होंने तमिल वीकली इंडिया को एडिट करना शुरू किया। फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर बाला भारतम को भी इन्होंने जो है वो एडिट किया। इवन जो औरबिंदो घोष थे उनको भी असिस्ट किया इन्होंने आर्य जर्नल के लिए, आर्य जर्नल में और कर्मयोगी में। कुछ इनके ग्रेटेस्ट वर्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। इन्होंने इवन वैदिक हिम्स, पतंजलि के योगा सूत्र और भागवत गीता को भी तमिल में जो है ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, श्री चंद्र सकेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। तो जो हमारे फॉर्मर, ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। तो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वेंकैया नायडू जी, उनको 25th श्री चंद्र शेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड दिया गया है साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा। तो कुछ पुराने अवार्डीज़ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे गवर्नर ऑफ केरला जो हैं उनको भी मिला हुआ है, रतन टाटा जी को भी मिला है, तो बहुत से ऐसे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब इन अवार्ड्स में क्या होता है कि साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी जो है 1998 से इन अवार्ड्स को दे रही है। ये जो है ये आपके जो कांची के सीर थे श्री चंद्रशेखरन शेखरेंद्र सरस्वती जी, उनके नाम पर ये अवार्ड्स रखे गए हैं। पब्लिक लीडरशिप, कम्युनिटी लीडरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी या सोशल थिंकर्स के जो है फील्ड में अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is traditional medicine. So this topic is important for your art and culture and governance section both. So you know that PM Modi has recently addressed the World Ayurveda Congress, and he has said that stakeholders should take full advantage of every possibility unfolding in the traditional medicine sector. So what are traditional medicines? It's a diverse range of health and healing practices which are used by the indigenous people in India, and it incorporates plants, animals, and even using spirituality to heal the ill or treat the illnesses. It is one of the oldest medical sciences in the world, and the forests of India and the people living in these forests are the principal repository of large number of medicinal and aromatic plants and the remedies. About 8,000 herbal remedies have been codified by the Ayush systems in India. Ayurveda, Unani, Siddha, folk medicines, or the major systems of Indian indigenous medicines in India. The market size is expanding, and it is poised to reach $188.6 million by the year 2030. Um, about $539 million worth of Ayurvedic and herbal products have been exported out of India since 2021. About 40,000 MSMEs are working in this sector. So, of course, naturally, the government has been taking steps to promote this sector since 2014. The union government established the Ministry of Ayush, which is a dedicated ministry for traditional medicine and treatment. Even the National Ayush Mission was launched during this period to facilitate enforcement of quality control and make sure that the raw material for these traditional medicines are sustainably made available. Even Ayush Ahar has been introduced by FSSAI so as to help the producers of herbal nutritional supplements. Ayush Export Promotion Council has been set up to encourage exports of and find foreign markets for these products. An incubation center, a network of Ayush parks have been made so that research and development can be made in this sector. Even the government of India has partnered with the World Health Organization in establishing a global center for traditional medicine, so as to support WHO's efforts in this regard. And this is the first such global center in the world. So the next topic is WTO dispute redressal. This topic is important for your uh,
international relations and economy section both. So China, Norway, and Switzerland and Turkey had complained against the US in the WTO, and it has now ruled that US decision to impose custom duty on certain steel and aluminum products is, of course, inconsistent with the global trading norms. You know that in 2018, the US government imposed 25% and 10% import duties on certain aluminum and steel and aluminum products, respectively, on the grounds of national security. Of course, India was also opposing it, but we were uh, opposing it at the bilateral level. We did not go into the WTO dispute redressal. But of course, these countries went to the WTO, and now this WTO ruling has come, and it is, of course, in favor of India also. It is going to benefit in India also. So WTO has found no certain evidence that at that time there was any war or other emergency for the US to impose certain these measures or these duties. So this will, of course, strengthen India's case too, because we were uh, discussing it with bilaterally with the US government, and now with this ruling, we will have an upper hand in these negotiations. So, what is World Trade Organization? It was established in 1995, and it replaced the General Agreement on Trade and Tariffs. India has been a member of GATT since 1948, and if we look at the history, then Afghanistan is the newest member of WTO, and it joined WTO in 2016. So, the structure of WTO stands in this way. The General Council, of course, is the representative of all member countries, like the General Assembly in the UN. The dispute settlement body is part of the General Council, and it is responsible for settling disputes between member states. The Trade Policy Review Body is also a part of General Council, and it is responsible for ensuring that trade policies of member states are in line with the goals of WTO. Even the member countries are required to inform the WTO routinely about the changes that they make in their laws and trade policies. So the next topic is Nirbhaya Fund. This topic is important for your social issues. Union Minister for Women and Child Development has informed that over 1,000 fast track courts in the country have been made using the Nirbhaya Fund. So Nirbhaya Fund was established in 2013 by Union Finance Ministry. It's a non-lapsable fund. So if we look at the schemes which were launched by Ministry of Women and Child Development using Nirbhaya Fund, then first, of course, the most important is one stop center scheme. Of course, it is called the Sakhi centers, and they were established to facilitate women affected by violence since 2015. It provides certain help like first aid, medical aid, police assistance, legal aid, and even counseling support to these women. A women helpline was launched by using in partnership with the Department of Telecommunication, so as to link these one-stop centers or the Sakhi centers, which have been established by a Ministry of Women and Child Development. Mahila police volunteers. These centers act. These volunteers act as link between the police and community and help the women in distress. Haryana was the first state to launch this scheme in 2016. Certain other ministries and departments have also been launching certain schemes under Nirbhaya Fund. The first, of course, is the Integrated Emergency Response Management System, which was launched by Ministry of Railways to provide round-the-clock security to women passengers. Second is, of course, Central Victim Compensation Scheme, launched by the Ministry of Home Affairs, so as to provide fund to the states and UTs, so as to support the women victims or their dependents in with respect to compensation which has to be paid to these victims. So the next is emergency response support system. It is also being managed by the Home Ministry, and it's a computer aided emergency response platform, so as to respond quickly to the distress calls made by the women and ensure speedy assistance to the distressed persons. So the next topic is Mopa International Airport. This topic is important for your economy and infrastructure section. So PM Modi has recently launched the first phase of International Airport at Mopa in North Goa. It is named after the late Goa Chief Minister Manohar Parrikar ji.
It is the second airport in the state after Dabolim Airport in South Goa, and it is built on the theme of sustainable infrastructure because it has been using power plant, green buildings, LED lights on the runway, and also rainwater harvesting. So the next topic is ASEAN consensus. This topic is important for international relations. So Indonesian foreign minister has recently said that India and other countries should respect and follow ASEAN's policy on Myanmar rather than taking a different path altogether. So there are 5 point consensus. There is 5 point consensus built by the ASEAN with respect to Myanmar. Of course, the first is talking about immediate cessation of violence in Myanmar, showing utmost restraint, constructive dialogue in Myanmar among all parties. A special envoy of ASEAN chair would be there to facilitate mediation of the dialogue process. ASEAN will also provide humanitarian assistance to the victims and people of Myanmar. A special envoy would routinely visit Myanmar to meet with all parties concerned. So, ASEAN was established in 1967 through the Bangkok Declaration. The founding members are Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand, but now it has 10 member states. And they promote intergovernmental cooperation to facilitate economic, political, security, military, educational, and socio-cultural integration between the members. So the next topic is Mahakavi Subramanian Bharatiyar. This topic is important for your art and culture section. Tamil Nadu CM has recently unveiled the statue of Mahakavi Subramanian Bharatiyar at Varanasi via video conference. So he was a Tamil writer, poet, and journalist, and he was bestowed the title of Bharati for his excellence in poetry. He fought for the emancipation of women. He was against child marriage. He also opposed the caste system. Sister Nivedita, who was also with Swami Vivekanand ji, inspired him to recognize the privileges of women. In 1907, he started editing the Tamil Weekly India and the English newspaper Bala Bharatam with MPT Acharya. He also assisted Aurobindo Ghosh in the Arya Journal and Karma Yogi in Pondicherry. Some of his greatest works are mentioned here: Kuil Puttu, Panchali Sapatham, and Kanan Pattu. He also translated Vedic hymns, Patanjali's Yoga Sutra, and Bhagavad Gita to the Tamil language. So the next topic is Shri Chandra Shekharendra Saraswati National Eminence Award. This topic is also important for our art and culture section. So former Vice President of India, Venkaiah Naidu ji, has been conferred with the 25th Shri Chandra Shekharendra Saraswati National Eminence Awards by the South Indian Education Society. So certain other awardees in this various categories for this award include, of course, the existing governor of Kerala, the eminent industrialist Ratan Tata ji, and so on. So, about this award, South Indian Education Society has been conferring this award in the memory of Sayer of Kanchi, Sri Chandrasekharendra Saraswati ji, since 1998. These awards are given in the fields of public leadership, community leadership, science and technology, and social thinkers who have made outstanding contributions in the respective fields. So these were our topics for today. We'll meet next time. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.